नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। इस समय बेचैनी तो बीजेपी में भी कम नहीं है। वो जरूर ये एक प्रेशर, एक मेंटिलिटी तैयार कर रहे हैं। काश कोई रास्ता बना कि आ गई इतनी सीटें तो वो कहें कि हमने मेहनत की और ये सीटें मिल गई। यही वो काम 2015 में बिहार में भी कर चुके थे। बिहार में तो फिर उस समय लड्डू भी बन गए थे। और इससे पहले वो एक बार दिल्ली में भी कर चुके। हालांकि मैं उन पर अभी सवाल खड़े नहीं करता। अब तक जितने एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो सब लगभग 19-20 एक जैसे निकले हैं, तो हम ज़्यादा सवाल नहीं कर सकते। एग्जिट पोल फेल हुआ हरियाणा में, एग्जिट पोल फेल हुआ झारखंड में, तो जहां फेल हुआ वहां की चर्चा कर सकते हैं, बाकी तो नहीं कर सकते। लेकिन एक चर्चा हम जरूर करेंगे कि एक ही चैनल, उसका राज्य स्तरीय बांग्ला चैनल एबीपी न्यूज का कह रहा है कि 200 सीटें टीएमसी की हैं, और केंद्रीय चैनल जो है एबीपी न्यूज का वो कह रहा है 180 सीटें बीजेपी की है। तो वो दोनों चैनल जब आपस में एक नहीं है तो हम और संजय सर कैसे एक हो सकते हैं? संजय सर का अपना हो सकता है, हमारा अपना हो सकता है। भाई एक कंपनी के दो चैनल एक नहीं है। हम लोग तो प्रोग्राम करते हैं, एक दूसरे से सवाल भी करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी और मोदी, शाह, ज्ञानेश कुमार बीजेपी की जीत के प्रति आश्वस्त हैं? अगर नहीं है तो फिर शाम 6 बजे से क्या हो रहा था वहां स्ट्रांग रूम में? ममता को जाना पड़ा। और जब 17 दिन पहले वो आईपैक के निदेशक दोषी थे, तो एकाएक आज उनका ईडी विरोध करने क्यों नहीं पहुंची कल कोर्ट में? कई सवाल है। उन सारे सवालों पर हम संजय सर से समझेंगे और बस संजय सर के पास पहुंचेंगे। संजय सर, आज क्या है पूरा मामला, क्या है खबर? बहुत दिलचस्प है और बीजेपी जीत रही है। बीजेपी का दावा है, प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि शपथ ग्रहण में आएंगे। सब कुछ अपनी जगह है और बीजेपी की जो तैयारियां थी, जिस ढंग से चुनाव हुआ, ऐसा लगा जैसे चुनाव नहीं युद्ध हो रहा है। बख्तरबंद गाड़ियां घूम रही थी और सब कुछ हुआ, मारपीट सब कुछ। तो हालांकि इस बार हिंसा बंगाल चुनाव में पहले के मुकाबले कम हुई है और भक्तगण कह रहे हैं कि उसकी तारीफ की जानी चाहिए। तो मैं उसकी तारीफ कर देता हूं कि हिंसा कम हुई है। और जाहिर है अब इतने जवान थे तो बीजेपी चुनाव जीते ना जीते हिंसा तो नहीं होनी थी, लेकिन जो जवानों ने पीटा उसको तो हिंसा कहा भी नहीं जाएगा। और जवानों की मौजूदगी के कारण जाहिर है हिंसा नहीं हुई होगी, लेकिन जो तृणमूल के लोगों को पीटा है जवानों ने या पुलिस वालों ने, उसका कोई हिसाब नहीं है और उसको हिंसा में गिना भी नहीं जा सकता है। तो वहां से शुरू हुई है बात और प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि वो शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे या शपथ ग्रहण में भाग लेंगे। लेकिन कल जैसे हम लोगों ने बात की थी कि डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि भाई, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि वो 294 सीटों से हर जगह उन्हीं को लड़ता माना जाए या वही सभी जगह से उम्मीदवार हैं। तो अगर वो बीजेपी हार जाती है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और मुझे भी लगता है कि ये न्यूनतम है कि जिस ढंग से भाजपा ने उसको नाक की लड़ाई बनाई हुई है, या बंगाल जीतने के लिए 2016 से ही मोदी की प्रयास और कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी है, तो उसमें अगर इस बार भी नहीं जीतते हैं, ऐसे नहीं जीतने के कोई कारण नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, फिर भी अगर उन्होंने चुनौती दी है डेरेक ओब्रायन ने, तो उनके पास अपने कारण होंगे। और प्रधानमंत्री को लगता है कि वो आश्वस्त है कि वो जीत रहे हैं या बीजेपी की रिपोर्ट है कि वो जीत रहे हैं, तो जाहिर है कि उन्हें चुनौती स्वीकार करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि हाँ, मैं अगर बीजेपी नहीं जीतती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन ये नहीं हुआ है, तो बीजेपी के जीत के दाव में मुझे अगर मगर दिखाई देता है। और वो अगर मगर एक दो नहीं है, कई है। तो मैं उन्हीं की चर्चा करता रहूं एक एक करके। सबसे पहले आईपैक का मामला था। आईपैक मामले में मतलब जैसे सबको पता है कि चुनाव शुरू होने से पहले ही या चुनाव की घोषणा होने से पहले ही आईपैक के दफ्तर पे छापा पड़ा और ममता बनर्जी वहां चली गई। वो कह रही थी कि चुनावी रणनीति की चोरी करने गए थे या ईडी के जरिए तृणमूल की चुनावी रणनीति बीजेपी हथियाना चाहती थी, इसी तरह का आरोप था। तो अब जब चुनाव, एक तो ये चुनाव के पहले हुआ और फिर मुकदमा वगैरह सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया, और फिर ठीक चुनाव से कुछ पहले, मतलब ये था कितने तारीख को,
इनको गिरफ्तार कर लिया गया आईपैक के प्रमुख को। और मतदान होते ही, अब ये तारीख भी ऐसे ही पड़ी थी जाहिर है, और उसमें ये सब कोर्ट का मामला है, लेकिन मतदान होते ही उनको जमानत मिल गई और ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। माने ईडी के मामले में जमानत निचली अदालत से मिल जाए ऐसा बहुत कम होता है, और ईडी विरोध ना करे ये तो मतलब सुना नहीं गया, बहुत दुर्लभ है। और ईडी ने गिरफ्तार ही क्यों किया था जब उसको जमानत का विरोध नहीं करना था, वगैरह वगैरह, लेकिन हो गया। तो इससे पता चलता है कि ईडी वाला मामला जो था या आईपैक वाला जो मामला था, और ममता बनर्जी जो कह रही थी, वो निराधार नहीं था, उसमें दम है। और मुझे लगता है कि जैसे जमानत हो गई, जिस ढंग से छापा पड़ा, उसकी जो क्रोनोलॉजी है, उससे लगता है कि दम है इसमें ये कहने में कि आईपैक पे छापा बीजेपी की ओर से ईडी ने डाला था, बीजेपी के फायदे के लिए या तृणमूल को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो बीजेपी अगर जीत रही है तो ये तृणमूल का मामला और या आईपैक का जो मामला था वो गौरतलब है, रेखांकित करने लायक है। उसमें आज जमानत हो जाना, आज नहीं कल जमानत हो गई थी, कल जमानत हो जाना, मतदान के अगले ही दिन जमानत हो जाना अपने आप में महत्वपूर्ण है। और अगर उनको 2 दिन बाद जमानत मिलती या 2 दिन पहले मिल जाती तो क्या हर्ज था, लेकिन जाहिर है तारीख जो पड़ी होगी उसी पे पढ़ना था, और निचली अदालत से जमानत हो गई, तो ये गौरतलब है। दूसरा मामला है ईवीएम का खेल। माने जैसा कहा जाता है बीजेपी के बारे में, या जो दिखाई दे रहा है, जो समझ में आता है, वो यही है कि मतदान के बाद ईवीएम में खेल होता है और बीजेपी जीत जाती है। और बीजेपी जो करती रहती है, जो चुनाव जीतने के लिए जो सब तामझाम, उसकी उसको जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी जीत अप्रत्याशित ना लगे इसके लिए वो ये सब करती रहती है। और ताकि जब जीत जाए तो ये ना लगे कि अरे ये तो हार रही थी, या सबने कहा था कि हार रही, बीजेपी कैसे जीत गई, या बीजेपी कहां से आ गई, बीजेपी तो कहीं थी ही नहीं टक्कर में। तो बीजेपी अपने हिसाब से ये सब करती रहती है। और ईवीएम से खेल जब हो जाता है, या खेल सफल हो जाता है, या खेल किया जा सकता है, तो जब बीजेपी जीत जाती है, यहाँ जहां भी जीतती है वहां उसको क्रेडिट ले लेती है। तो उस लिहाज से या ईवीएम के खेल के लिहाज से बंगाल में बीजेपी की जीतने की संभावना कम है, क्योंकि जहां उसकी सरकार नहीं होती है वहां खेल नहीं होता है। और जहां खेल हुआ है वहां खेल करने के लिए, जैसे महाराष्ट्र है, वो दिखाई दे रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे होता है, तो वो अपनी जगह है। लेकिन बंगाल में भी कोशिश कम नहीं की गई है, हालांकि बंगाल में टक्कर बहुत ज्यादा है। और वो सुप्रीम कोर्ट तक में कहा गया कि एसआईआर तो सब जगह हो रहा है, सिर्फ बंगाल में इतनी समस्या क्यों है। तो इससे पता चल रहा है कि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को जो चुनाव में खेल करने, या एसआईआर या चुनाव आयोग की मदद से, या जैसे भी जो भी खेल करना चाहती है, उसमें तृणमूल का टक्कर बीजेपी को बढ़िया लग रहा है, और वो अपनी जगह मजबूती से खड़ी है। और इसी में हुआ कि कल शाम को 5-5:30 बजे ये खबर आई, या बीजेपी या तृणमूल वालों ने ये आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम में कुछ लोग, अनधिकृत लोग, कौन है उसका नाम नहीं आया, अनधिकृत लोग स्ट्रांग रूम में घुस गए हैं, जिसके लिए इनको बताया नहीं गया, तृणमूल को बताया नहीं गया। या स्ट्रांग रूम अगर खोला जाए तो तृणमूल के प्रतिनिधि को भी अंदर जाना चाहिए था, या बताया जाना चाहिए था, या उनकी सहमति ली जानी चाहिए थी। जो भी तरीका है, वो तृणमूल को उससे अलग रखा गया और उसमें अंदर कोई गए हैं। थोड़ी देर बाद उसका वीडियो फुटेज आ गया कि स्ट्रांग रूम में कुछ लोग हैं। उसके बाद वो धरना पे बैठ गए, टीएमसी के नेता कुणाल घोष और शशि पांजा। और शाम को 6-7 बजे के करीब, 6 बजे के बाद, 7 बजे से पहले ही ये खबर आई कि ममता बनर्जी भी वहां पहुंच रही हैं, जो ये नेताजी इंडोर स्टेडियम में जो जहाँ ये रखे हुए हैं। तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वरना बिना सहमति के या बिना बताए स्ट्रांग रूम में किसी को जाने खोलने की क्या जरूरत थी। और खोला गया तो जाहिर है शक बढ़ता है, उससे शक घटता नहीं है। तो इस तरह से ईवीएम वाला जो मामला है वो अपनी जगह है, और उसको भी मजबूती मिल रही है जो स्थितियां हैं वहां। तो ठीक है कि वो एग्जिट पोल से बीजेपी जीत रही है, बीजेपी का दावा भी है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है, गृह मंत्री कहते रहे हैं, और बीजेपी के जो दावे हैं वो तो अपनी जगह है ही। सबके बावजूद अगर ईवीएम स्ट्रांग रूम से संबंधित मामला है तो अपनी जगह है। इसके अलावा इस बार ये भी गौरतलब है कि 92% वोट पड़े हैं, ऑलरेडी पड़ चुके हैं। तो जाहिर है कि जो 5 बजे के बाद वोट पड़ते हैं वो बहुत कम होंगे।
तो सभी लोगों की मांग थी कि 5 बजे के बाद कितने लोग लाइन में थे ये बता दिया जाए। और एस वाई कुरैशी जो पुराने चुनाव आयुक्त थे उन्होंने बताया, उन्होंने लिखा कि जो नंबर दिया जाता है उसमें जो सबसे पीछे होता है उससे नंबर शुरू किया, उसका नंबर 1 होता है, ताकि आप उसको बढ़ा ना सके, और जो गिनती है वो पक्की होती है कि 5 बजे जितने लोग मौजूद थे वो उनको नंबर दे दिया जाता है, और ये बताया जा सकता है या दर्ज किया जा सकता है कि इतने लोग और हैं, इतना वोट और बढ़ जाएगा। अभी तक इतना पड़ा है, और आजकल तो मशीन और इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, डिजिटल इंडिया, तो ये सब बताया जा सकता है, लेकिन वो बताया नहीं गया। तो जो पारदर्शिता की कमी है वो अपनी जगह है, और इस बार भी है, यहाँ भी है। 92% वोट करने के बाद उसको बढ़ाकर 100 ही किया जा सकता है, 8% वोट बढ़ सकते हैं, और अगर 1000-1200 लोग हैं किसी भी बूथ में तो उसको 100% करने के लिए, और 92% पड़ गया है, तो 12 96, 96 या 100 लोग, ज्यादा से ज्यादा 100 लोग लाइन में होंगे 5 बजे के बाद, जो हर बूथ पे नहीं हो सकते हैं, और जिसकी गिनती बताई जा सकती है, जो नहीं बताई गई है। तो ईवीएम वाला मामला जो है वो अपनी जगह है। अब आते हैं एग्जिट पोल पे। एग्जिट पोल की अपनी कहानी है, सबको पता है कि एग्जिट पोल में कैसे क्या होता है, और बीजेपी जीतती हुई दिखाई देती है, नहीं जीतती है। पहले भी ऐसा हो चुका है कि बीजेपी को जीतता बताया गया, नहीं गया, आपने भी उसके बारे में बता ही दिया, कहाँ जीतती है कहाँ नहीं जीती वगैरह वगैरह, तो वो सब अपनी जगह है। लेकिन इस बार के एग्जिट पोल में एक खास बात और आई है कि एक्सिस माई इंडिया ने अपना डाटा रिलीज नहीं किया। तो जब बाकी लोगों ने डाटा रिलीज कर दिया और इसने नहीं किया, तो जाहिर है कोई भी इंतजार कर रहा था कि इसका भी डाटा आएगा, क्यों नहीं आया वगैरह वगैरह, और नहीं आया, इसलिए मैं फॉलो कर रहा था। तो बाद में पता चला कि एक्सिस माई इंडिया का कहना है कि लोगों ने बताया नहीं कि उन्होंने किसको वोट दिया है, और लोग डर रहे हैं। तो लोग डर रहे हैं, तो इस तरह ये बताने की कोशिश की जाती है कि तृणमूल का डर है, और लोग ये बताते नहीं है कि हमने बीजेपी को वोट दिया है। लेकिन बीजेपी के वोटर तो बड़े खुल के बताते हैं कि हमने बीजेपी को वोट दिया है, और बीजेपी के वोटर को डरने की क्यों जरूरत है जब इतने सुरक्षाकर्मी हैं। तो अगर बीजेपी को वोट देने वाले बता नहीं रहे कि बीजेपी को वोट दिया है, तो इसका दोनों मामला हो सकता है कि असल में उन्होंने तृणमूल को दिया है, और बीजेपी को दिया होता तो बताया क्यों नहीं। जो भी हो, लेकिन इसका माने एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल रिजल्ट नहीं आना मायने रखता है, क्योंकि अगर दबाव होगा कि आप बीजेपी को जीतता ही दिखाइए, तो जाहिर है कि एग्जिट अगर कोई ये नहीं कहना चाहेगा या गलत रिजल्ट नहीं देना चाहेगा और सही में बीजेपी नहीं जीत रही है, तो वो क्या कर सकता है। उसके पास सबसे आसान विकल्प है कि मैं रिजल्ट दूंगा ही नहीं, दे ही नहीं सकता, मेरे पास डाटा ही नहीं आया है, जो एक्सिस का कहना है कि लोगों ने जवाब ही नहीं दिया, हमारे पास 20%, 60 से 70% मतदाता जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे, और सिर्फ 20 से 30% सैंपल मिला है, जो विश्वसनीय नहीं माना जाता, इसलिए हम रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, उसका कहना अपना सही हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों को मिल गया और एक्सिस माई इंडिया को नहीं मिला, तो वो रेखांकित करने वाली बात है। और एक्सिस माई इंडिया के साथ एक खास बात और है कि पिछली बार माने लोकसभा चुनाव के समय भी उसका आंकड़ा गलत हुआ था, और बीजेपी को उसने जितने सीट मिलने बताए थे उससे कम सीट मिली थी, और एक टेलीविजन चैनल पर इसकी चर्चा करते हुए जब उनसे पूछताछ हुई तो वो रो पड़े थे, भावुक हो गए थे, रो पड़े थे, इसको आप जैसे भी कहिए। तो एक बार गलती करने के बाद वही आदमी दोबारा कैसे करेगा या क्यों करेगा, तो जाहिर है उनको अत्यधिक सतर्क रहना था, उन्होंने डाटा नहीं दिया। और डाटा नहीं दिया में ये कह रहे हैं कि हमें डाटा मिला ही नहीं, लेकिन दूसरे लोगों को डाटा मिल गया, तो उस डाटा पे कितना भरोसा किया जाए वो अपनी जगह है। तो इस तरह से एग्जिट पोल वाला मामला भी गड़बड़ है, और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और जैसा मैंने कल कहा था कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो उद्घाटन में, सॉरी, शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे, तो वो उनके उनके कहने का अलग मतलब है कि क्या उनको चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया है कि वो जीत रहे हैं। और चुनाव आयोग के आश्वस्त करने का ही मतलब था कि आज ये स्ट्रांग रूम खोला गया, या स्ट्रांग रूम खोलने पे विवाद हुआ, या उस पे धरना चल रहा है वगैरह वगैरह। तो वो भी प्रधानमंत्री से जुड़ता है, जीत के दावों से जुड़ता है, और वो सब गंभीर मामला है। इसी तरह एक किसी ने लिखा है, कोई बीजेपी के समर्थक हैं, उन्होंने लिखा है कि अगर बीजेपी जीत जाए तो मैं बच्चों को लड्डू खिलाऊंगा। भाई मेरा मानना है कि बच्चों को लड्डू तो जरूर खिलाइए, बीजेपी जीते या हारे। अब बच्चों को बीजेपी के जीतने या हारने से क्यों संबंध होना चाहिए।
आप भगवान जी को लड्डू खिलाते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब बच्चों को घसीट रहे हैं तो बीजेपी हारे तो भी खिलाना चाहिए। और उन्होंने साथ में ये कहा है कि महादेव और काली माँ के आशीर्वाद से बीजेपी जीत जाएगी। तो महादेव के बारे में तो मैं नहीं जानता या मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन काली माई नारी शक्ति वंदन के दौर में अगर बीजेपी की मदद कर दे, जिसमें कोई महिला चुनाव नहीं लड़ रही है या कोई महिला प्रचार नहीं कर रही थी और तृणमूल की तरफ से महिलाएं बहुत ज्यादा हैं, तो मुझे लगता है कि काली माई भी ऐसा करने वाली नहीं है और बीजेपी वाले अभी भी काली माई के भरोसे हैं। तो ये गड़बड़ है। और काली माई को लड्डू का रिश्वत देना, तो काली माई तो लड्डू पसंद भी नहीं करेंगी शायद। भोलेनाथ जो करना हो सो करें, या करेंगे कि नहीं करेंगे वो अपनी जगह है। तो बीजेपी की हालत ऐसी है कि उसके समर्थक प्रचारक भी समझ रहे हैं और वो भी अभी काली माई और भोलेनाथ के भरोसे हैं, ईवीएम के भरोसे नहीं है, या जो वोट पड़ गया उसके भरोसे नहीं है। तो ये भी रेखांकित करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री तो कह चुके कि वो शपथ ग्रहण में आएंगे, लेकिन इधर अभी लोग लड्डू खिलाने के लिए तैयार नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको जीतने का भरोसा नहीं है। या वो काली माई के भरोसे हैं या भोलेनाथ के भरोसे हैं। बीजेपी के जीतने की जो स्थिति है, या बीजेपी के परेशान होने की, आपने कहा था परेशान होने, मुझे लगा कि परेशान होना सही बात है। और तृणमूल को परेशान होना तो समझ में आता है, क्योंकि उसको सत्ता से उखाड़ दिया जाएगा या सत्ता से हटा दिया जाएगा, जो उसकी नजर में जबरदस्ती है या केंद्रीय सरकार की ताकत से है वगैरह वगैरह। लेकिन बीजेपी अगर हार जाए तो उसे क्यों परेशान होना चाहिए, क्योंकि वो जीतने की स्थिति में तो नहीं है। और एक अगर जीत जाएगी तो उसको एक नया राज्य मिलेगा, और उसने कुछ दांव पे नहीं लगाया है, और जो लगाया है वो सब तो सरकारी है। माने उसमें कोई बीजेपी का तो कुछ लग नहीं रहा है, ना बीजेपी की साख दांव पे है। साख तो सुरक्षा बलों की दांव पे है कि उनकी उपस्थिति के बावजूद बीजेपी के विधायक को दौड़ा करके पीटा गया। फिर भी बीजेपी अगर जीतने के प्रति आश्वस्त होती तो क्यों ये सब होता। मुझे इस पर शक है कि बीजेपी जीत रही है कि नहीं, या उसका दावा ऐसा क्यों है। इस दावे में इतने छोटे छोटे लेवल पे भी बीजेपी के लोग परेशान हो रहे हैं। जैसे कल जिस दिन पोलिंग था, उस दिन बीजेपी के किसी उम्मीदवार, सॉरी बीजेपी के नहीं, तृणमूल के किसी उम्मीदवार ने परिवार के साथ अपनी फोटो डाली थी कि हम सब लोगों ने वोट दिया, और उसमें वो अपनी उंगलियों पे निशान दिखा रहे थे। उनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी जो जाहिर है 18 साल से कम की थी, और उसकी भी उंगलियों में निशान लगे थे, ऐसा दिखाई दे रहा था, और लगे होंगे। तो जाहिर है कि जब पूरे परिवार के साथ बच्ची भी वोट डालने गई होगी, ठीक है कि नियंत्रण जाना मना होता है, लेकिन अगर बच्ची विधायक के साथ या उम्मीदवार के साथ चली गई और उसने कहा कि मुझे निशान लगा दो, और उसने एक बूंद से भी कम स्याही लगा दी, तो कौन सा बड़ा काम हो गया और वो कौन सा कानूनी अपराध है। लेकिन उसके लिए भी बीजेपी को दिक्कत थी कि उम्मीदवार के साथ गए छोटी बच्ची को उंगली पे निशान लगा दिया गया, और ये नहीं लगना चाहिए था। तो इस लेवल पे अगर बीजेपी सतर्क है तो फिर ईवीएम का स्ट्रांग रूम खोलने की जरूरत क्यों थी, या खोला गया तो तृणमूल के प्रतिनिधियों को क्यों नहीं लिया गया। तो अपने मामले में बीजेपी इस लेवल पे सतर्क है कि बच्ची की उंगली पे निशान न लगे, जिसके वोट देने का कोई मतलब नहीं है, जिसका नाम होने का कोई मतलब नहीं है। और इधर स्ट्रांग रूम खुल जा रहा है बिना प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को बताए या प्रतिनिधि पार्टी के प्रतिनिधि को बताए। तो ये स्थिति है, और इसमें आप कहाँ कैसे कोई कह सकता है कि मुकाबला बराबरी का है, और कैसे कोई कहे कि बीजेपी हार भी सकती है। तो जाहिर है बीजेपी जीत रही है, लेकिन जीत रही है तो ये सब करने की जरूरत क्या है, सो अपनी जगह है। इसी तरह से शुभेंदु अधिकारी ने एक आरोप और लगाया है, जो वैसे तो पुराना है, मैं पहले से जानता हूं, लेकिन उंगलियों के कवर, उंगलियों पर वोट दे दिया, उसका निशान ये होता है कि उंगलियों पे कवर लगा लिया जाए, निशान लग जाता है। तो एक बार निशान लगाने के बाद एक व्यक्ति दूसरा वोट नहीं दे पाएगा। ये पहले पुरानी प्रथा है, अब जरूरत ही नहीं है निशान लगाने की, क्योंकि अगर आपको आई कार्ड देखकर वोट दिया जा रहा है और आपका नाम ही पूरी कई पीढ़ियों की जांच करने के बाद वोटर लिस्ट में है, तो स्याही लगाने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी स्याही लगाई जा रही है, क्योंकि वो पुरानी व्यवस्था है, पुरानी परंपरा है। तो स्याही लगाने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। और स्याही तब लगाई जाती थी जब वोटर आई कार्ड नहीं होता था। अब वोटर आई कार्ड भी होता है, और नाम के बारे में हम लोग जानते हैं कि एसआईआर के बाद नाम किसका कैसे रखा गया है, या जिसका नाम है वही बड़ी उपलब्धि है। यहाँ लाखों लोग निकाल दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के
निगरानी में निकाले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली बार दे लेना वोट, इस बार नहीं दे पाओगे तो क्या होगा। वैसी स्थिति में अगर कोई ये कह रहा है कि निशान मिटाकर या उंगलियों का कवर, मतलब शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस ने उंगलियों के कवर मंगवाए हैं चाइना से, जो लगा लिया जाए तो निशान लगा हुआ होगा तो वो नहीं दिखाई देगा और एक आदमी दोबारा वोट दे सकता है। ऐसे जैसे कि सिर्फ निशान से ही वोट दे सकता है, अगर वोट तो वो तब देगा जब उसका नाम दो जगह होगा या उसे दूसरे नाम से उसके पास आई कार्ड भी होगा वगैरह वगैरह। तो जाहिर है कि कोई दोबारा वोट सिर्फ निशान से नहीं दे सकता है। फिर भी शुभेंदु अधिकारी ये आरोप लगा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने उंगलियों के कवर मंगवाए हैं और उनके पास उसकी गिनती भी है, 750 ही मंगवाए हैं। तो अगर 750 मंगवाए हैं तो तृणमूल को पता कैसे चला? सैंपल उनके पास है, दिखा वो रहे हैं, लेकिन आरोप तृणमूल पे लगा रहे हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है, या मुझे तो हास्यास्पद लगी, लेकिन नोट करने लायक बात ये भी है कि वो शुभेंदु अधिकारी इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने उंगली के कवर मंगाए हैं और उससे वो फर्जी वोट डालेंगे, जबकि फर्जी वोट डलवाने का काम चुनाव आयोग का होता है और चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। इसमें अब किसी को शक नहीं है या कोई नई बात नहीं है। इसमें भी दिलचस्प ये है कि चुनाव आयोग पर यह आरोप लगा था बंबई के म्युनिसिपल इलेक्शन के समय कि उसने जो स्याही खरीदी थी या उस समय जो स्याही लगाई थी वो कुछ गड़बड़ थी और बहुत आसानी से मिट जा रही थी। तो जब स्याही मिट जाती है और बीजेपी पे या चुनाव आयोग पे यह आरोप लगता है कि उसने हल्की या सस्ती स्याही खरीद ली है जो मिट जा रही है, तब कोई चर्चा नहीं थी, तब कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अभी जब कवर खरीद लिया गया है तो परेशानी है। और दोनों समय में इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मिटा करके भी कोई कैसे वोट दे पाएगा जब आई कार्ड दिखाना है और वोटर लिस्ट में नाम ही बहुत कंट्रोल्ड है या वो पूरी तरह से बीजेपी के या चुनाव आयोग के नियंत्रण में है। तो तब उस तब विपक्ष के लोगों ने, मतलब गैर भाजपाई दलों ने आरोप लगाया था कि स्याही गलत कर ली। लेकिन स्याही गलत खरीदना तो एक अपराध हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, गलती हो सकती है कि आपने ऐसी स्याही क्यों खरीद ली जो मिट जा रही है। लेकिन उंगली पे कवर लगा करके कोई दोबारा फर्जी वोट जब दे ही नहीं पाएगा तो उंगली के कवर खरीदने का कोई मतलब नहीं है, या खरीदा गया है वो खबर नहीं है, या उसके आरोप का कोई मतलब नहीं। मैंने मैं ऐसा समझता हूं, उन्होंने आरोप लगाए हैं तो उनके अपने कारण होंगे, अपनी जरूरत होगी, अपना आधार होगा। लेकिन इस लेवल पे बीजेपी अगर प्ले कर रही है तो हम कैसे मान लें कि वो जीतने के प्रति आश्वस्त है, और इतना आश्वस्त है कि प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि वो शपथ ग्रहण में जाएंगे। तो क्या प्रधानमंत्री का ये कहना इसलिए था कि वोटर इससे प्रभावित हो और बीजेपी को वोट दें? ये जाहिर है प्रधानमंत्री ने मतदान से पहले कहा था। तो जाहिर है प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और जैसा मैंने पहले कहा था कि प्रधानमंत्री के कहने से लगता है कि उनको चुनाव आयोग से आश्वासन मिला है। तो इस तरह से बीजेपी जो कर रही है उससे लग नहीं रहा है कि वो जीत रही है, और जीतने का उसका दावा कहीं से कमजोर नहीं है। लेकिन जो परेशानी उसकी दिख रही है उससे लग नहीं रहा है कि वो आश्वस्त है या जीत भी सकती है। और अपनी जगह ये तो है ही है, ये एग्जिट पोल का मामला तो है ही है। तो सब मिलाकर दिलचस्प है ये। और बड़ी बात है कि मतदान हो गया 29 को, गिनती होगी 4 तारीख को, और बाकी सारे मतदान तो और भी बहुत पहले हो गए हैं, गिनती होगी 4 तारीख को। ये भी अपनी तरफ से गड़बड़ है, जो नहीं होना चाहिए था फिर भी हो रहा है। तो इन सब के बाद बीजेपी जीत जाए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीजेपी के लोगों की परेशानी बता रही है कि वो जीत नहीं रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बीजेपी की परेशानी बता रही है कि वो जीत नहीं रहे। ममता आ रही हैं, बयान दे रही हैं कि हम जीतेंगे। ममता आ रही हैं, स्ट्रांग रूम जा रही हैं। ममता आ रही हैं, लोगों से सवाल कर रही हैं, लोगों के जवाब दे रही हैं। लेकिन भाजपा में चुप्पी है। भाजपा के ट्रोलर, भाजपा के अंधभक्त चैनल यही सब चला रहे हैं, जीत गई, जीत गई, जीत गई। लेकिन सर सवाल यह है कि 4 दिन बाद मतगणना क्यों? बिल्कुल ये सवाल आज सबका रहा। हालांकि अब 1 तारीख हो गई, तो एक के बाद अब 2 दिन बचे हैं। कल परसों की बात है, बिल्कुल। यानी शनिवार, रविवार, सोमवार को मतगणना हो जाएगी। हम्म। देखते हैं। फिलहाल हम्म। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।